सभी को सादर अभिवादन। मैं नीलम गुप्ता, अध्यापिका हूँ कंपोजिट विद्यालय गोइना, जनपद हापुड़ में। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत एक बहुत ही लाभदायक हस्त पुस्तिका विकसित की गई है जिसका नाम है आधारशिला। ये आधारशिला हस्त पुस्तिका बच्चों में भाषा और गणित की एक बुनियादी समझ विकसित करने की दृष्टिकोण से विकसित की गई है। अगर हम शिक्षक इसका सही तरीके से उपयोग करें तो निश्चित रूप से ये हमारे बच्चों की में एक मजबूत आधारशिला रखने के लिए हमारी हेल्प करेगी। आज हम बात करते हैं आधारशिला मॉड्यूल के भाग 4 की। इस भाग 4 में कक्षा 3, 4 और 5 में भाषा, गणित और परिवेशीय अध्ययन इनकी बात की गई है। किस तरह से बच्चों में कौशल विकास करे जाए, इसके लिए गतिविधियां दी गई हैं और विकास के तरीके दिए गए हैं। बच्चों में भाषा विकास की अगर हम बात करें तो कक्षा 3, 4, 5 के स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास होना बहुत ज़रूरी है और ये इस तरह से होना चाहिए कि कक्षा में उनकी निजता और विचारों का सम्मान किया जाए, उनकी घरेलू भाषा का हनन ना किया जाए। कक्षा कक्ष के क्रियाकलाप में हर बच्चे के परिवेश, शारीरिक स्थिति, जेंडर, सीखने की गति, इनका ध्यान रखा जाए। भाषाई दक्षताओं के विकास के लगातार आकलन के लिए उचित उन्हें फीडबैक दिया जाए, छोटे बड़े समूहों की गतिविधियां कराई जाएं और व्यक्तिगत कार्यों के दौरान उनका बहुत सघन ऑब्जर्वेशन किया जाए और जहां उन्हें ज़रूरत है उन्हें हेल्प करी जाए। बच्चों को एक निश्चित टाइम गैप के बाद में उनको पुनरावृत्ति कराई जाए, फीडबैक दिए जाए, जिससे कि जो बच्चे अनुपस्थित रह गए हैं या पीछे छूट गए हैं वो भी अपने काम को पूरा करते चलें। इसके लिए बच्चों को जो गतिविधियां कराई जा सकती हैं वो इस प्रकार हैं कि सभी बच्चों को अभिव्यक्ति के बराबर के मौके दिए जाएं। इस दौरान बच्चों का आकलन करते रहें और देखें कि कौन से बच्चे हैं जो प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं और अपनी बात कहने में हिचक रहे हैं। ऐसे बच्चों को हम उनके साथ अलग से बात करें और उन पर भाषा की शुद्धता की बजाय अपनी बोली में विचार रखने का उन्हें मौका दें। बच्चों की रचनात्मक लेखन क्षमता को जांचने और सुधार के लिए उनमें डायरी लेखन, पत्र लेखन, रिपोर्ट लेखन, इंटरव्यू, यात्रा वर्णन जैसी विधाओं पर उनकी कक्षा स्तर के अनुसार नियमित रूप से कार्य करें। बच्चों के बीच में भाषा संबंधी प्रतियोगिताएं कराई जाएं, जैसे वाद विवाद, भाषण, कवि दरबार, कहानी, और इस तरह की प्रतियोगिताओं में बच्चों को लगातार प्रोत्साहन देते रहें। बच्चों के आसपास परिवेश में जो उनकी घटनाएं हो रही हैं, जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, उनसे अवगत होने के लिए प्रोजेक्ट कार्य के रूप में ऐसे विषय दिए जाएं जिनमें बच्चे संबंधित स्थान, वस्तु और पात्र को देख और सुनकर उससे जानकारी प्राप्त कर पाएं और कक्षा में प्रस्तुत कर पाएं। अब हम बात करते हैं भाषा विकास के तरीके और उनसे संबंधित गतिविधियों की। शिक्षक हर वर्ष अप्रैल माह में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का आरंभिक परीक्षण करके उनके अधिगम संप्राप्ति के स्तर को जानने का प्रोसेस करेंगे। जो बच्चे आरंभिक परीक्षण में कक्षा 1, 2 के लर्निंग आउटकम के स्तर पर होंगे, उन्हें 50 दिन के फाउंडेशन लर्निंग शिविर में भाषा और गणितीय गतिविधियां करके मुख्य धारा में लाएंगे। उसके बाद कक्षा 3, 4 और 5 की भाषा और गणित की दक्षताओं के विकास की गतिविधियां करना ही ठीक रहेगा। भाषा उपयोग करके ही सीखी जा सकती है, इसलिए भाषा शिक्षण में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कारण का उपयोग करना चाहिए। भाषा में अर्थ का निर्माण संदर्भ के सहारे होता है। हम अपने मन में कही गई अथवा सुनी गई बात के अर्थ का निर्माण करते हैं, फिर उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। तो मन में शब्दों के माध्यम से छवि बनाना भाषा सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा में व्यक्तिगत और समूह कार्य के बीच में एक बैलेंस बनाएं। कक्षा में बातचीत और प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियों का बहुलता से समावेश करें। पाठ्यपुस्तक में काम के दौरान QR कोड, दीक्षा पोर्टल और पुस्तकालय का नियमित प्रयोग करें। भाषा शिक्षण में याददाश्त के उपयोग के मौके देना बहुत ही कारगर तरीका है। कक्षा का वातावरण प्रिंट रिच हो,
बच्चों के बीच भाषा संबंधी प्रतियोगिताएं कराई जाएं। बच्चों के आसपास परिवेश में हो रही घटनाओं से अवगत होने के लिए प्रोजेक्ट के रूप में उन्हें काम दिए जाएं। बच्चों में स्थानीय लोक कथाएं, लोकगीत, मुहावरे, परिवेशी कहावत, इन सब का संकलन कराना, ये भी एक गतिविधि हो सकती है। अब ध्यान ये रखना है कि एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो कक्षा कक्षीय परिस्थितियों के अनुसार परिवेश में मौजूद वस्तुओं, स्थिति और परिस्थिति को भाषा सीखने सिखाने का माध्यम बना लेते हैं। भाषा कौशल विकास की गतिविधियाँ, अगर हम इसकी बात करें तो हिंदी भाषा के लर्निंग आउटकम को हासिल करने के लिए उच्च मानसिक कौशल विकास संबंधी गतिविधियों के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। इनको पढ़ समझकर अभ्यास शिक्षकों को पहले से कर लें। इनका उपयोग शिक्षण में लगातार करते रहें और कोशिश ये होनी चाहिए कि गतिविधियों में से 1-2 गतिविधियाँ बच्चों के साथ रोज की जाएं। इन गतिविधियों के साथ कक्षा शिक्षण की हम एक पाक्षिक योजना बनाते समय जिन चीज़ों का ध्यान रखेंगे वो इस प्रकार हैं कि गतिविधियां बनाते समय हम करते समय देखें कि कौन सी गतिविधियां किस लर्निंग आउटकम के लिए हैं। फिर उन्हें हम बुक से जोड़ें कि किस गतिविधि का उपयोग किस पाठ शिक्षण के लिए किया जा सकता है। इसके बाद गतिविधियों को ध्यान में रखकर लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए शिक्षण योजना बनाएं और कोशिश ये हो कि हर दिन एक मौखिक और एक लिखित गतिविधि ज़रूर हो। इनमें से कई गतिविधियां ऐसी हैं जिनको बार बार हम थोड़ा चेंज करके उनको दोहरा सकते हैं। इनके बारे में हम आपस में शिक्षक एक दूसरे से चर्चा करें और अभ्यास करें। अब बात आती है सुनना और बोलना। तो आसपास के परिवेश का वर्णन ये अकेले में या 2 या 4 के समूह में करा जाए। किसी देखी हुई वस्तु के बारे में वर्णन करना, ये भी अकेले में 2-4 के समूह में या पूरी कक्षा के समूह करें। किसी देखी गई समझी और गई प्रक्रिया का वर्णन करना, किसी प्रकरण या विषय के बारे में वर्णन करना, चित्र का वर्णन करना, व्यक्ति का या चरित्र का वर्णन करना, किसी पाठ में के बारे में 4 प्रकार के प्रश्न यानी कि ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक और अनुप्रयोगात्मक के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करना, पढ़े गए पाठ का वर्णन करना, घटना का वर्णन करना, शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाना कि ये काम अकेले या समूह में हो सकता है, संज्ञा और विशेषण को मिलाकर के वाक्य बनाना, वाक्यों की श्रृंखला को पूरी करना। जैसे कि यहाँ हमें दिखाई दे रहा है एक था लेकिन था, यानी कि इसमें बहुत सारे बीच बीच में खाली जगह हैं जिन्हें पूरा करा जाएगा। वाक्य का विस्तार करना, एक छोटा सा वाक्य बनाएं उसके बाद उसका विस्तार किया जाए, जैसे कि यह किताब है, इसके बाद इसका विस्तार हुआ यह भाषा की किताब है, फिर यह मेरी भाषा की किताब है, इसी प्रकार यह मेरी भाषा की सुंदर किताब है। तो इस प्रकार से बहुत ही रोचक गतिविधियां हैं ये। इनको करा कर के बच्चों में निश्चित रूप से भाषा की समझ विकसित होगी। 2 वस्तुओं के बीच बातचीत करना, जैसे बल्ला और गेंद, स्लेट और पेंसिल, कारण की तलाश करना, जैसे मैं वहाँ पर नहीं पहुँच सका क्योंकि, तो यहाँ पे हम तर्कपूर्ण वाक्य लिखेंगे। अपना पसंदीदा भोजन स्थान या किसी खेल को लें और उसका वर्णन करें। इसके बाद में जो अगला हमारा कौशल है पढ़ना और लिखना, तो इसमें निर्देश समझकर कार्य करना। तो लिखित निर्देश दें कि पढ़कर कार्य करना है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए बहुत सारे निर्देशों को पढ़कर उसका मतलब बताने के लिए बहुत सारे अभ्यास कराए जाएं। निर्देशों को क्रम से देना, 2 कार्यों के लिए मिले जुले निर्देश दिए गए हैं उनको अलग करना और क्रम देना, जैसे कि चाय बनाने की प्रक्रिया और कपड़ा धोने की प्रक्रिया। इसी तरह से निर्देश बनाना, कोई वस्तु, जगह, घटना या आयोजन को चुनें, उनकी सूची बनाएं। इसके बाद में प्रक्रिया को एक क्रमिक लिखित वर्णन देना, किसी वस्तु को असामान्य स्थान पर रखें यानी कि कल्पना में, जैसे एक पेड़ में शीर्ष पर एक चम्मच, छत के ऊपर एक साबुन। इसी तरह से कुछ और कार्य कराना, जैसे कि चर्चा करें, इसके पीछे क्या संभावित कारण हो सकते हैं, कल्पना के आधार पर चित्र बनवाएं और इसके आधार पर कहानी या कविता लेखन हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि समस्याओं को हल करना। जैसे यहाँ पर एक समस्या दी गई है कि किसी घर की टाइल वाली छत पर 2 टाइलों के बीच में गेंद फंस गई है, इसे कैसे पाएंगे जबकि उस छत पर चढ़ना सुरक्षित नहीं है। इसके बाद बच्चों से इस पर चर्चा करी जाए, तरीके किस तरह से हो सकते हैं उन सब पर चर्चा हो।
किसी बच्चे से किसी विशेष प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए कहें और फिर पूछें कि ये कैसे किया जाएगा। जैसे रोटी बनानी है लेकिन तवा नहीं है, आटा गूंथना है पर उसके लिए कोई बर्तन नहीं है। इसके बाद में आत्मविश्लेषण, डर, उत्साह, खुशी, निराशा जैसी मानवीय भावनाओं के बारे में किए गए अनुभवों का वर्णन करना। इसे हम उन्हें क्यों महसूस करते हैं, किन उस स्थितियों में ये उचित नहीं है, हमें उनके बारे में क्या करना चाहिए, कैसे उनसे निपटें। इसी तरह से किसी दिए गए प्रश्न के लिए उत्तर के लिए प्रश्न पूछना। उत्तर है हाँ तो सवाल क्या होंगे, और नहीं है तो सवाल क्या होंगे। इसी तरह से जानकारी पाने के लिए सवाल, हमें किस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए, इसका अभ्यास होना चाहिए। जैसे नाम शब्द का इस्तेमाल किए बिना किसी का नाम कैसे पता करें, अपने इलाके या गांव के बारे में जानकारी एकत्रित करना, दस्तावेज बनाना, मैनुअल बनाना, दूसरों को प्रशिक्षित करना, नोट लेना या अपने ऑब्जर्वेशंस का लिखित वर्णन करना। किसी को मनाना, यानी कि वो व्यक्ति किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं है, उसका विरोध करता है, तो हम उसे किस तरह से मनाएंगे, मौखिक रूप में इसका वर्णन। योजना बनाना और उसका पालन करना, पाठ्य पुस्तकों के साथ पढ़ना और लिखना। इसके बाद वाक्य संयोजन, यानी कि 20 से 25 शब्दों की चिट बना लें, एक वाक्य बोले, फिर एक बच्चा उनमें से एक चिट उठाए और उस चिट में लिखे गए शब्द को सम्मिलित करते हुए वाक्य बोले। शर्त यह है कि बच्चे द्वारा बोला गया वाक्य पहले वाक्य से जुड़ा हो, यानी कि बारी बारी हर बच्चा चिट उठाए और वाक्य बोले। इसके बाद में वस्तु वर्गीकरण, तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के नाम लिख दें और बच्चों से कहें कि वे इनका अलग अलग कैटेगरीज में वर्गीकरण करें। इसके पश्चात अपना पसंदीदा भोजन स्थान किसी खेल को लें और उन्हें दिए गए बिंदुओं के आधार पर उनका वर्णन करें, यानी कि उनका आकार, रंग और परिवर्तन किस तरह से है, किसी की आवाज़ आप क्या सुनते हैं, कुछ होने की, कुछ करने की, किसी दूसरे के साथ बात करने की। इसी तरह से लर्निंग आउटकम आधारित भाषा शिक्षण की योजना बनाने की अगर हम बात करें तो किसी भी कक्षा में भाषा शिक्षण के दौरान प्रमुख भाषा दक्षताएं, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना को कौशल के रूप में बच्चों में विकसित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए भाषा शिक्षण योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक वादन में इन चारों दक्षताओं से संबंधित व्यक्तिगत और सामूहिक क्रियाकलापों का एक बैलेंस इसमें समावेश हो। शिक्षण योजना बनाते समय ये देखा जाता है कि हम किन लर्निंग आउटकम पर आधारित शिक्षण योजना बना रहे हैं। क्या उसे हम पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका या किसी अन्य विषय वस्तु से जोड़कर बनाएंगे? कौन से क्रियाकलाप एकल, समूह में या पूरी कक्षा के साथ होंगे? तो उचित ये होगा कि हर दिन शिक्षण की शुरुआत छोटी रोचक गतिविधि से हो जो लर्निंग आउटकम से जुड़ी हो और पाठ के विकास में सहायक हो। किसी एक लर्निंग आउटकम पर काम करते समय विकल्प के तौर पर गतिविधियों के कई नमूने होने से उनका हम आवश्यकता के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। अब कुछ और लर्निंग आउटकम पर आधारित पाठ्य पुस्तक से जोड़कर बनाई गई शिक्षण योजना के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे उदाहरण नंबर 1 है, इस वादन के शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चे मुखर हैं, पठित सामग्री को जांचकर उसके बारे में समझ बना पाएं और उससे अपना लेखन विकसित करें। इसे करने का एक तरीका है और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब इसमें बच्चे हमारे द्वारा शुरू की गई बात को आगे बढ़ाएंगे या आपस में बात करके आगे बढ़ा पाएंगे। आप और कौन सी तरीके का प्रयोग करेंगे? हमने समूह का प्रयोग किया है, उसी का उदाहरण है। यहाँ पर कक्षा 3 पहेलियाँ। लर्निंग आउटकम दिए गए हैं, सुनकर समझना और उपयुक्त प्रतिक्रिया देना, सुनी पढ़ी हुई सामग्री पर कारण सहित मत देना, परिवेश में उपलब्ध संसाधनों का भाषा सीखने के औजार के रूप में इस्तेमाल करना और अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त कर पाना। अब इसको हम उसी तरह से जैसे कोई भी गतिविधि संचालित होती है इरेक्ट मॉडल के बेस पे, यानी कि अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष के आधार पर, तो सबसे पहले गतिविधियां और क्रियाकलाप दिए हुए हैं, उनका समय अंकित है और बैठक व्यवस्था दी गई है कि हम बच्चों को पूरी कक्षा के साथ में काम कर रहे हैं या बड़ा समूह और पूरी कक्षा है या फिर छोटा समूह है।
इस तरह से यहाँ पर अंकित किया गया है और हर क्रियाकलाप के लिए एक समय निर्धारित किया गया है। इसी तरह से एक और उदाहरण दिया गया है कक्षा 4 टेसू राजा। यहाँ पर भी लर्निंग आउटकम है, उसके बाद में उसको आप किस तरह से क्लास में उसका क्रियाकलाप होंगे, समय की व्यवस्था क्या रहेगी, बैठक व्यवस्था क्या होगी, इनको इसी तरह से 4 जो हमारे अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष का क्रम है, इसमें किस तरह से इसको संपादित किया जाएगा, ये लिखा है। इसी तरह के इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जो हमारे लिए निश्चित रूप से लाभदायक होंगे। इसके बाद में कक्षावार लर्निंग आउटकम की अगर हम बात करें तो उसमें हम पहला केंद्रित लर्निंग आउटकम सुनना और बोलना, जो कि है बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का उपयोग करते हैं और खुले प्रश्नों यानी कि क्या, क्यों, कैसे, अगर पर आधारित का उत्तर देते हैं। अब इसमें बहुत सारे इस केंद्रित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष नेस्टेड लर्निंग आउटकम यहाँ पर दिए गए हैं अलग अलग कक्षाओं के लिए। उसके बाद दूसरा केंद्रित लर्निंग आउटकम पढ़ना लिखना। बच्चे रुचि से विविध विधाओं की सामग्री को पढ़ते हैं और उन पर आधारित तर्क, चिंतन और कल्पना के प्रश्नों के मौखिक और लिखित उत्तर देते हैं। अब इसमें भी यहाँ पर कक्षावार आउटकम्स दिए गए हैं। इसके बाद तीसरा केंद्रित लर्निंग आउटकम भाषा संरचना और व्याकरण। इस कौशल को विकसित करने के लिए केंद्रित लर्निंग आउटकम है बच्चे स्वयं के भाषा उपयोग में त्रुटियां निकालकर सुधार सकते हैं और मौखिक व लिखित संदर्भों में भाषा का उपयोग कर पाते हैं। इसके लिए भी कक्षा 3, 4 और 5 के लिए इसमें लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट केंद्रित लर्निंग आउटकम जो कि कल्पना और सृजनशीलता के कौशल पर आधारित है। बच्चे निजी भावनाओं व कल्पनाओं को मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति का रूप दे पाते हैं, ये इसका केंद्रित लर्निंग आउटकम। इसी तरह से इसमें भी कक्षा 3, 4 और 5 के लिए कौन से नेस्टेड लर्निंग आउटकम हो सकते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद है गणितीय विकास के तरीके और संबंधित गतिविधियाँ। गणित सीखने से समझने के लिए किसी गतिविधि की कम से कम 2-3 बार रिपीटेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए हर वस्तु के साथ एक बुनियादी गतिविधि जो ठोस वस्तुओं, चित्रों के माध्यम से दिए गए काम को दोहराया जाए। पाठ्य पुस्तकों और कार्य पुस्तकों में दी गई गतिविधियों की विविधताओं को शामिल किया जाए। इसमें विभिन्न ठोस वस्तुओं का उपयोग करना और परिवेश में मौजूद जो वस्तुएं हैं और परिस्थितियां हैं उनका उपयोग करना शामिल है। गणित शिक्षण के उपागम और तरीकों के बारे में गणित की जो बुक्स हैं, उनके वर्क बुक्स हैं, उनके गणित के विविध जो शिक्षण क्षेत्र के शिक्षण संबंधी सुझाव और गतिविधियां इसमें दी गई हैं, इनका उपयोग तो हम करते ही हैं। साथ ही गणित विषय को बच्चों को दैनिक जीवन से अधिक जोड़ने के लिए, गणित को व्यवहारिक और रुचिकर बनाने के लिए गणित की उच्च मानसिक कौशल विकास की बहुत सारी गतिविधियां इस मॉड्यूल में दी गई हैं। तो इनका हम बार बार रूप बदल करके इनको प्रयोग करें, इनको दोहराएं, तो बच्चों में गणित की बुनियादी समझ निश्चित ही विकसित होगी। अब इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें दी गई हैं, ऐसी गतिविधियां दी गई हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि पैटर्न को संख्या में बदलना। उसके बाद में है रोज़मर्रा के जीवन में संख्याएं और संक्रियाएं। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक के साथ खेल। इसमें बुक्स को लेकर के बच्चे कौन सी खेल खेल सकते हैं जिससे उनमें गणित की समझ विकसित हो, यानी कि पेज जो बुक्स के पेज नंबर हैं उनके साथ इसमें उन कैसे खेल बना सकते हैं और बच्चे खेल सकते हैं, ये दिया गया है। दैनिक जीवन में अनुपात, यानी कि दिन में बताए गए कुल समय में से किस काम में 1/3 या 33% समय खर्च होता है, 10% से कम समय किन कामों में लगता है, इस तरह की बातों पर चर्चा। विविध व्यवसायों से जुड़े हुए गणित, यानी कि एक दूध वाला अपनी लागत और मुनाफा कैसे निकालता है, बेचने का रेट वो कैसे तय करे। इसी तरह से व्यवसाय की योजना बनाना, रेटिंग और दरें, विभिन्न तरह के बिलों को डिकोड कैसे करें, जैसे कि बिजली का बिल, किराए का बिल, सब्जियों का बिल, तो इन सब का प्रयोग कैसे किया जाए। अगर हमारे पास 1000 रुपये हैं तो क्या किया जा सकता है, इसका उपयोग करने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। अगर आपको 1000 रुपये मिल जाए तो आप क्या क्या खरीदोगे, जैसे सवाल।
इसी तरह से यदि 1 दिन 2 दिन और 1 सप्ताह के लिए नल, हैंडपंप या कुएं में पानी न हो तो आपकी कमाई का कितना नुकसान होगा। तो बहुत सारे तरीके इसमें दिए गए हैं गणित शिक्षण को एक बहुत ही प्रभावी बनाने के लिए। उसके बाद में गणितीय सर्वे, योजना बनाना, उनका पालन करना और लर्निंग आउटकम आधारित गणित शिक्षण की एक अच्छी योजना कैसे बनाई जाए। तो अगर इन गतिविधियों को पढ़कर, समझकर अभ्यास करने, फिर इनका उपयोग शिक्षण में करें और कोशिश करें कि हर दिन शिक्षण में एक विविधता बनी रहे। तो इन गतिविधियों के साथ कक्षा शिक्षण की योजना बनाते समय हमें जो बातों का ध्यान रखना है वो इस तरह से है कि कौन सी गतिविधि किस लर्निंग आउटकम के लिए उपयुक्त है। पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका को जोड़कर देखें कि किस गतिविधि का उपयोग किस पाठ के शिक्षण के लिए किया जा सकता है। कौन सी गतिविधि एकल, समूह या पूरी कक्षा के साथ करी जाएगी, कहाँ, किस तरह से QR कोड, दीक्षा पोर्टल, डिजिटल सामग्री, इन सब का प्रयोग किया जाएगा। जिस तरह से हमने बताया था भाषा शिक्षण में कि प्रतिदिन शिक्षण की शुरुआत एक रोचक गतिविधि से हो, वही ध्यान हमें यहाँ पर भी रखना है। इसके बाद में उदाहरण दिए गए हैं। इसमें उदाहरण नंबर 1 है, इसका उद्देश्य है बच्चे गणितीय भाषा का उपयोग सहज रूप से कर सकें। अगर चाहें तो ये काम छोटे समूह में भी करवाया जा सकता है। हर समूह को अलग अलग विषय भी दिया जा सकता है। पाठ्यपुस्तक और कार्य पुस्तिका का इस्तेमाल के दौरान बच्चों को गिनतारा में से कोई पन्ना खोलने को कहा जाए। अब वो इसी तरह उस पन्ने के बारे में गणितीय लेख लिखें और धीरे धीरे किसी गणितीय अवधारणा के बारे में भी कुछ लिखने को कहा जा सकता है। इसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। कक्षा 3, 4, 5 शिक्षण क्षेत्र है इसका। संख्याएं, संख्या पद्धति, समय और कैलेंडर। लर्निंग आउटकम है किसी जगह, व्यक्ति, घटना, प्रक्रिया, दृश्य, चित्र का वर्णन संख्या का उपयोग करते हुए करना। बच्चे 9999 तक की संख्याओं का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। बच्चे घंटे और मिनट वाली घड़ी को देखकर समय क्या है बता पा रहे हैं। बच्चे समय कैलेंडर के उपयोग पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य कर रहे हैं। इसको इसी तरह से इरेक मॉडल के साथ में बैठक व्यवस्था क्या होगी, समय क्या रहेगा, उसके अनुसार इसका वर्णन किया गया है। इसी तरह से कुछ और इसमें उदाहरण दिए गए हैं। मापन और मुद्रा से संबंधित है एक उदाहरण यहाँ पर निजी जिंदगी में घटने वाले आयोजनों और क्रियाकलापों को एक संरचित ढांचे के रूप में देख पाने की ओर है ये। इसमें शादी, त्योहार, बाल संसद, मीना मंच अपनी दिनचर्या, छुट्टियों के समय सारणी पर भी कार्य करने की बात करी गई है। इसके बाद है लर्निंग आउटकम कक्षा 3, 4, 5। तो यहाँ पर संख्या पद्धति और संख्या, इसके बारे में लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं कक्षा 3, 4, 5 के लिए। फिर बच्चे संख्याओं के बीच संबंधों को समझकर गणितीय संक्रियाओं के उपयोग में कुशल हैं, इस आउटकम को लिया गया है। और उसके बारे में जो और नेस्टेड लर्निंग आउटकम हो सकते हैं वो बताए गए हैं कक्षा 3, 4, 5 के लिए। इसी तरह से भिन्न और दशमलव की संख्याएं, उनके लिए लर्निंग आउटकम। इसके पश्चात आता है मापन और ज्यामितीय आकृतियाँ। बच्चे स्थान व मात्रा तथा ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित विभिन्न गणितीय पहलुओं को, परिवेश की जानकारी को समझने और दर्शाने, अपनी कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। तो इसके लिए भी नेस्टेड लर्निंग आउटकम और उप लर्निंग आउटकम कक्षा 3, 4, 5 के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, जो हमारे लिए निश्चित रूप से लाभदायक होंगे। उसके बाद समय, मुद्रा, तालिका और ग्राफ से संबंधित जो आउटकम है, एक केंद्रिक लर्निंग आउटकम, इनकी फोकल लर्निंग आउटकम, उसके बाद नेस्टेड लर्निंग आउटकम और उसके बाद उप लर्निंग आउटकम जो कि कक्षावार दिए गए हैं। तो इसके बाद में आता है आकलन और सुधार। बच्चों में गणितीय कौशलों के विकास के लिए ज़रूरी है कि उनकी जिज्ञासा और विचारों को उचित सम्मान दिया जाए और हर बच्चे के सीखने की प्रगति का रिकॉर्ड भी रखा जाए। ये रिकॉर्ड व्यक्तिगत और पूरी कक्षा का रखने से आपको कक्षा में शिक्षण प्रक्रियाओं में किस तरह सुधार करना है, ये हमारे लिए मददगार साबित होगा। उसके बाद बच्चों के आकलन का रिकॉर्ड बनाना। तो पाठ्यचर्या से जुड़े हर एक उप आउटकम का रिकॉर्ड प्रत्येक बच्चे के सापेक्ष रखना, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए ये एडवाइस है कि केवल जो फोकल लर्निंग आउटकम है उसके सापेक्ष बच्चे का रिकॉर्ड रखा जाए।
ये रिकॉर्ड फाइल या पोर्टफोलियो के रूप में हो सकता है। पूरी कक्षा के सीखने के आकलन का संकलन, तो ये भी केंद्रित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष करना ही ठीक होगा। इसके बाद इसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं कि अगर कहीं पर कठिनाई आ रही है तो उनको कैसे दूर करा जाएगा। इसके पश्चात परिवेशीय अध्ययन की बात आती है। तो परिवेशीय अध्ययन से मतलब उन प्रक्रियाओं से है जिनसे गुजरते हुए बच्चा अपने आसपास या परिवेश के हालात को समझकर परिवेश के साथ अपने रिश्ते को समझ सके, और इस रिश्ते को बल देने के लिए बच्चा अपनी भूमिका को स्पष्ट रूप से तय कर सके। जब बच्चा परिवेश के साथ अपने रिश्ते और अपनी भूमिका को पहचान जाएगा तो खुद ब खुद उसके व्यवहार में परिवर्तन आता चला जाएगा। जैसे बच्चे नदी, तालाब, बाग बगीचे, खेत खलिहान, बाजार, हाट जाएं, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, कीट पतंगों को पास से देखें, उन पर छोटे बड़े समूह में चर्चा करें, अपने घर परिवार के बड़े बुजुर्गों से गुजरे ज़माने के किस्से कहानियाँ सुने, तीज त्योहारों में अपनी भूमिका निभाएं, अपनी भागीदारी निभाएं। तो हमारी वर्तमान कक्षाओं में क्या ये सब संभव है? तो शायद नहीं, क्योंकि काफ़ी सीमित हम इसका प्रयोग अपनी कक्षाओं में कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें कक्षा से बाहर जाने और परिवेश को नज़दीक से समझने के मौके दिए जाएं। इसके बाद हमारी कक्षा में बच्चों की सुविधाओं के लिए पाठ्य पुस्तकों के अलावा दूसरी सामग्री जैसे पुस्तकालय, इंटरनेट, ऑडियो वीडियो, ये सब मौजूद हैं। इनके माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को हम बेहद प्रभावशाली बना सकते हैं। इसके बाद परिवेशीय अध्ययन शिक्षण के लक्ष्य यानी कि लर्निंग आउटकम। तो लर्निंग आउटकम का जुड़ाव कौशलों के समुचित विकास और प्रदर्शन से होता है। अगर किसी बच्चे ने कोई लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिया है, इसका मतलब वो उस शिक्षार्थी के व्यवहार में दिखाई देगा। तो इसकी जो फोकल लर्निंग आउटकम की अगर हम बात करें तो 4 बुनियादी लर्निंग आउटकम हैं परिवेशीय अध्ययन के लिए। ये है, बच्चे अवलोकन के आधार पर अपने परिवेश की जानकारी दर्ज कर पाएंगे और अन्य परिवेशों के बारे में दर्ज की गई अवलोकन आधारित जानकारी को समझ पाएंगे। दूसरा, बच्चे अपने बारे में, घर और पड़ोस के बारे में, प्राकृतिक, भौगोलिक व सामाजिक अंतर संबंधों को खोज कर समझ पाएंगे। बच्चे समय, समाज, भूगोल व संस्कृति में हो रही परिवर्तनों से परिचित होंगे और तर्क संगत तरीके से उनके पीछे के कारणों को जानने की ओर बढ़ेंगे। चौथा है, बच्चे सामाजिक, शासकीय व राजनीतिक व्यवस्थाओं से परिचित होकर उसमें अपनी भूमिका और दायित्व और अधिकार को जानेंगे। उसके बाद कुछ नेस्टेड लर्निंग आउटकम दिए गए हैं और उसके पश्चात अन्य विषयों की भांति ही इसमें भी उप लर्निंग आउटकम हैं जो कि कक्षावार दिए गए हैं। तो इन सभी का अध्ययन अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे परिवेश को अच्छे से समझ पाएंगे और अगर परिवेश में कहीं कोई समस्या है तो उसके समाधान में एक सक्रिय भूमिका निभा पाएंगे। इस तरीके से हमारे बच्चे एक जागरूक नागरिक निश्चित रूप से बनेंगे। अब इसके बाद बात आती है कुछ और चीज़ों की, जैसे कि परिवर्तन, प्रक्रियाएं, कारण, प्रभाव और उनका निवारण किस तरह से किया जाएगा। तो किसी घटना और प्रक्रिया के बीच में सह संबंध को पहचानना और उसे व्यक्त करना। विद्यालय और घर का विविध वैज्ञानिक अवधारणाओं से संबंधित प्रयोग और आसपास में उपलब्ध वस्तुओं और परिस्थितियों में वे उसका प्रयोग कर पाएँ। इसके बाद में कल, आज और कल, कक्षा 4, 3, 4, 5, मैं और मेरा देश, मेरी भूमिका और दायित्व, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो इस हस्तपुस्तिका में मेंशन हैं। उसके बाद परिवेशीय अध्ययन शिक्षण के तरीके और गतिविधियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। कुछ गतिविधियाँ जैसे मानचित्र पर काम, तुलना करना, अब में और पहले 10 साल में, प्रक्रिया आधारित काम करना जैसे दूध से घी बनना, चने से लड्डू बनना, इस तरह से, और कहानी सुनाना, उसकी चर्चा करना, संकलन करना, भूमिका को समझना, वर्गीकरण और समूहीकरण करना, इस तरह से इसमें बहुत सारी गतिविधियाँ दी गई हैं जिनका प्रयोग परिवेशीय अध्ययन में लाभदायक होगा। उसके बाद शिक्षण योजना की बात आती है, लर्निंग आउटकम आधारित, उसके भी यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं जिनका प्रयोग करके हम बहुत अच्छी शिक्षण योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं जो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। फिर उसी तरीके से आकलन और सुधार
आकलन करके बच्चे का उसी तरह से अगर हम फोकल लर्निंग आउटकम के सापेक्ष हम उसके बाद में रिकॉर्ड रखेंगे, आकलन करके आकलन जो है वो लगातार होगा। तो ये सारे क्रियाकलाप अगर करे जाएंगे तो हमारा बच्चा भाषा, गणित और परिवेशीय अध्ययन, इसमें उनका विकास निश्चित रूप से होगा और हमें पता चल पाएगा कि हमें अपनी योजनाओं को किस तरह से बनाना है, किस तरह उन्हें दूसरा रूप देना है, जिससे जो बच्चे अभी तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें भी मुख्य धारा में लाया जाए और ये हमारी शिक्षण प्रक्रिया को निश्चित रूप से बहुत ही प्रभावी दिशा में ले जाने का काम करेगा। धन्यवाद।